हेलो दोस्तों, एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी कोई थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड का मतलब या तो कोई उनकी लिमिट होती है, क्या बाउंड्री होती है। अगर उस बाउंड्री पे कोई भी स्मॉल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, अगर जो कंडीशंस हैं उस पॉइंट की, वहां पे अगर हमें कोई भी स्मॉल चेंज देखने को मिलता है, तो आप पाएंगे कि जो इकोसिस्टम का बिहेवियर है, या फिर इकोसिस्टम किस तरीके से बिहेव करता है, या फिर जो इकोसिस्टम की कंडीशन है, उसमें आपको काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ऐसे चेंजेस जो कि इरिवर्सिबल है, मतलब कि उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, हम दोबारा से उनको पुरानी स्टेट में नहीं ले जा सकते। और ऐसे ही पॉइंट्स को हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट्स। और ये टिपिंग पॉइंट्स जिनकी कोई एक थ्रेशोल्ड होता है, कोई सीमा होती है, अगर वो एक बार ब्रेक हो जाए तो उसके बाद में आपको बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। उसी वजह से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि एक एनवायरनमेंट की एक लिमिट है, जिसे हम इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, अगर एक बार हमने उस इक्विलिब्रियम को ब्रीच कर दिया तो हमें डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस अभी देखने को मिल भी रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ओशियंस का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमारे आसपास घट रहे हैं, ना खाली इंडिया में बट वर्ल्ड लेवल पे भी, जिस तरीके से आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ठीक है, ड्रॉट्स देखने को मिल रहे हैं, फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारे तभी होते हैं जब आप टिपिंग पॉइंट्स को ब्रीच कर रहे हो। और उसी कड़ी में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट आती है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, और उसमें कहा जाता है कि जो अर्थ है वो डेंजरसली अप्रोच कर रहा है काफी ऐसे टिपिंग पॉइंट्स को, और हमें कलेक्टिव एफर्ट्स लेने की जरूरत है आने वाले 5 सालों के अंदर। और उस एक टिपिंग पॉइंट्स का एग्जाम्पल देते हुए कहा जाता है कि किस तरीके से हमें 73% वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में डिक्लाइन मिला है अगर हम 1970 से लेकर 2020 के पीरियड को ऑब्जर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस आर्टिकल के अंदर। और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि 73% डिक्लाइन हमको देखने को मिला है, ठीक है। और ये बताता है, ये रिपोर्ट ये रिफ्लेक्ट करती है कि जो हमारी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है वो अभी बहुत ही गंभीर स्टेट के अंदर है। एक बहुत ही डायर रिक्वायरमेंट है या नीड है कि हम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचें। और ऐसे जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको अलग अलग जगह अलग अलग टिपिंग पॉइंट्स में भी देखने को मिल रहा है। और साथ साथ में यह कहा जाता है कि किस तरीके से जो अर्थ है वो टिपिंग पॉइंट्स की तरफ अप्रोच कर रही है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंपैक्ट है वो ह्यूमंस का देखा जा रहा है, जिसे हम एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट भी कहते हैं। और इस स्टडी में क्या किया गया, इस स्टडी में लगभग जो है, वेट में एक बार पेन चेंज कर लेता हूं, लगभग 5500 स्पीशीज में से 35,000 की पॉपुलेशन को मॉनिटर किया गया। और उनको मॉनिटर किया गया 1970 से 2020 तक, और फिर उसके बाद में एवरेज निकाला गया और देखा गया कि यहां पे हमें देखने को मिलता है 73% डिक्लाइन। ठीक है, जिस तरीके से आप समझ पा रहे हो, है ना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहते हो, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया 24,999 में एक सब्सक्रिप्शन। हमने सीएसई 2023 में 70% सिलेक्शंस दिए हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये हमारे कोर्स की ये है कि अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस। अगर आप हिंदी में एनरोल करते हैं तो आपके पास में इंग्लिश का भी एक्सेस होगा, आपके पास में इंग्लिश बैचेस का भी एक्सेस होगा। और अगर आप इस डिस्काउंट का अवेल करना चाहते हैं तो आप UV50 जो है वो कोड यूज कर सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जहां से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो। ऐसे ही हमारे इंग्लिश के लिए लिबर्टी 2026 है, आरंभ है हमारे 2026 इंग्लिश के लिए, शिखर है हमारे हिंदी बैच के लिए। ऐसे ही हमारे एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाता है, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लास हैं, लाइव डाउट सेशन रहते हैं, मेंटरशिप सेशन रहते हैं, 20 GS PDF बुक्स मिलती हैं जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस की जो है कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवाती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एवरेज वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुई है 73%। अगर आप बाकी इकोसिस्टम की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है पॉपुलेशन में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, अप्रोक्सीमेटली 85%। जब टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे तो 69%, और जब मरीन की बात करेंगे तो दैट इज 56%। और फिर हमें रीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग 95% डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, अफ्रीका में हमें 76% डिक्लाइन देखने को मिलता है, एशिया पैसिफिक में अराउंड 60% डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, राइट। और आपको ये पता होना चाहिए, जिस तरीके से मैं आपको टिपिंग पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, जब आर्कटिक की आइस बर्फ, जो आर्कटिक की आइस है या जो बर्फ है वो धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही है, और उस वजह से भी वार्मिंग बढ़ रही है। उस वजह से वार्मिंग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि
हर एक सरफेस का अपना एक फेनोमेना होता है, अल्बीडो फेनोमेना, मतलब कि एक सरफेस कितनी सनलाइट को दोबारा एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर सकती है। मान लीजिए सनलाइट आती है ऐसे और उसको रिफ्लेक्ट करती है, तो स्नो की जो कैपेसिटी है अल्बीडो की वो ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे जब स्नो मेल्ट होने लगेगी, जब स्नो रहेगी नहीं सरफेस पे, तो ऑब्वियस सी बात है जो अल्बीडो फेनोमेना है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जो ज्यादा रेस जा रही थी एटमॉस्फेयर में वो हमारे अर्थ में रहने लग जाएंगी, उससे वार्मिंग बढ़ेगी। और जो आप देख पा रहे हो वन ऑफ द रीजंस है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऐसा ही आपको कोरल रीफ ब्लीचिंग में या कोरल रीफ जो इकोसिस्टम है उसके डिग्रेडेशन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिस तरीके से ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, राइट, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये सारे क्या हो रहा है, ये टिपिंग पॉइंट्स हम डेंजरसली अप्रोच कर रहे हैं। फिर ये जो चीजें हो रही हैं, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है या फिर आप बोलिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, हैबिटाट का डिग्रेडेशन होना। मतलब जिस हैबिटाट में ये स्पीशीज रह रहे हैं, धीरे धीरे वहां पे क्या हो रहा है, उस हैबिटाट का डिग्रेडेशन हो रहा है, चाहे वो पॉल्यूशन की वजह से हो, चाहे वो मैन मेड फैक्टर्स की वजह से हो। मीन्स अर्बनाइजेशन हो रहा है, रूरल से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, हमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज चाहिए, तो हम फॉरेस्ट को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम क्लीन करते जा रहे हैं। साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना। और साथ साथ में इन्वेजिव स्पीसीज की प्रेजेंस भी बढ़ रही है। मतलब जो रिसोर्सेज हमारे इंडिजिनस जो नेटिव स्पीशीज हैं उस पर्टिकुलर हैबिटाट के लिए, जिस हैबिटाट में वो रह रही है, जिस घर में वो रह रही है, अगर इन्वेजिव स्पीसीज उस घर के अंदर एंटर कर जाएंगी तो जो रिसोर्सेज उनके लिए अवेलेबल थे वो ये खुद क्या करने पर लग जाएंगी, कंज्यूम करने लग जाएंगी। और उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से जो रिसोर्सेज होने चाहिए थे वो रिसोर्सेज होंगे नहीं। पहले ही ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है, अब इन्वेजिव स्पीसीज भी उन रिसोर्सेज को क्या नाम है, यूटिलाइज कर रही हैं, तो रिसोर्सेज का क्रंच आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि लैटिन अमेरिका और अमेरिका के अंदर जो 95% डिक्लाइन देखने को मिला है, उसके पीछे मेजर रीजन है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इकोसिस्टम पूरी रिस्क पे है। जैसे मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम पूरा रिस्क पे है, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से ये टिपिंग पॉइंट्स की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं और धीरे धीरे हमें ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हैबिटाट डिग्रेडेशन हो रहा है, किस तरीके से वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पूरा एनवायरनमेंट ही कोलैप्स हो जाएगा, हमारा पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि स्पीशीज जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे, लॉस ऑफ स्पीशीज हो जाएगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा, साथ साथ में जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो लुप्त हो जाएंगे, और जो उनके एक इकोसिस्टम फंक्शंस होते हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ स्पीशीज जो है वो सीड डिस्पर्सल में काम आते हैं, कुछ स्पीशीज एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम की हेल्थ को इंडिकेट करते हैं, कुछ स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो स्पीशीज पूरी तरीके से कंप्लीटली इरेडिकेट हो गए तो पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा, जिसे हम कीस्टोन स्पीशीज भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसका इंपैक्ट फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा। आपको पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है एट प्रेजेंट अराउंड $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन अगर आप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करेंगे तो लगभग 3 से 4 गुना कॉस्ट पड़ता है हमारी ग्लोबल इकोनॉमी पे व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जिस तरीके से एनवायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, ठीक है, उसका आपको देखने को मिलेगा $10 to 15 ट्रिलियन इकोनॉमी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और 90% ऑफ क्रॉप वेराइटीज जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर करती जा रही हैं, और ये कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है फूड सिक्योरिटी पे, क्योंकि जब क्रॉप्स ही नहीं रहेंगी तो अपन खाएंगे क्या खाना। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बायोडाइवर्सिटी लॉस तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ में लोगों को लोग हंगर फेस कर रहे हैं, लोग मालन्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं। लेकिन अराउंड 735 मिलियन पीपल एक्सपीरियंस हंगर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितना बड़ा ग्रेव सिचुएशन और ग्रेव थ्रेट है हमारे लिए। इसीलिए जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है वो ये बोलता है कि हमें अर्जेंट और इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, और ये भी कहा जाता है कि हमें कलेक्टिव एफर्ट लेने की जरूरत है आने वाले 5 सालों के अंदर। नहीं तो हम जिस तरीके से टिपिंग पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से हम डेंजरसली अप्रोच कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे जो हमारा सपना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि जो रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हों, हम वो सपना साकार नहीं कर पाएंगे। एंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने बनाए हैं वो भी कहीं ना कहीं हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए WWF बोलता है कि हमको कलेक्टिवली साथ आना पड़ेगा, और इसी के बारे में बात की जाती है। और साफ साफ में ये भी बोला जाता है कि किस तरीके से हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज को क्या नाम है लेवरेज करना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल्स की जगह हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड होना पड़ेगा, हमें नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, हमने जो हमारे गोल्स लिए हैं उनको हमको सीरियसली लेना पड़ेगा और उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ साथ में ये भी बोलते हैं कि अगर हम कोई भी अर्जेंट एक्शन लेते हैं, कोई भी इमीडिएट प्लान बनाते हैं या फिर कोई भी कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाते हैं व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना हो, तो जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं जो वहां पे उस एनवायरनमेंट में रह रही हैं, उन हैबिटाट्स में रह रही हैं, उनके इनपुट्स लेना बहुत जरूरी है। उनके सपोर्ट के बिना हम जो है कॉम्प्रहेंसिव प्लान को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे ग्राउंड के ऊपर।
ठीक है, इसीलिए ग्लोबल कमिटमेंट बन जाता है। रिपोर्ट ये अर्ज करती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिविजुअल्स हो, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हो, नेशनल लेवल पे एफर्ट्स हो, इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स हो, हम सबको कलेक्टिवली साथ आना पड़ेगा अगर हम इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जो एनवायरनमेंट हमारे फॉरफादर्स हमारे लिए छोड़ के गए, वही एनवायरनमेंट हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल हो, इसीलिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट लिया। और जितने भी स्टेप्स हम ले सकते हैं इस डायरेक्शन में हमें लेने चाहिए, चाहे वो हैबिटेट कंजर्वेशन हो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो, क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को मिटिगेट करना हो, है ना, नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ना हो, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना हो, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर मेरे लिए कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में फ्रीली आप कमेंट सेक्शन में आप जो है अपने सजेशन दे सकते हैं। अगर जिस तरीके से ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आप सोचते हैं कि किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।